ठीक जी। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे प्रोसेसर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर ना, प्रोसेसर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। उसमें हमने प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, क्या उनका फंक्शन है, तो तमाम चीज़ें। तो मतलब रजिस्टर्स के बारे में हमने बात की है। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की बात की है, पाइपलाइन हैजर्ड्स की बात की है। तो अब है x86 प्रोसेसर और फैमिली। एक्चुअली अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसमें एलयू या और जो चीज़ें हैं, बट रजिस्टर्स वाली जो कहानी है उस पर हम थोड़ा सा बस आज कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे रह जाएगा, वो भी किसी वक्त पढ़ के, तो बस यही हमारा कोर्स होगा ना। ठीक है सर। सर लास्ट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट वीक में या ये लास्ट है? एक क्लास और कर लेते हैं ना यार, वो कहेंगे क्लासें भी चलो पूरी शुरू तो हमने करनी है ना किसी तरीके से, बीच में ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में होगी। सिर्फ एक क्लास कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। और ठीक है सर। कोर्स तो मैं आज भी खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन एक टॉपिक थोड़ा सा छोड़ दूंगा, वो का टॉपिक ठीक भी है हो सर, जाएगा, कोई इशू क्लास नहीं है। हो जाएगी है। ठीक है सर। बाकी मसला। अच्छा, ये x86 प्रोसेसर फैमिली, बेटा ये x86 प्रोसेसर क्यों, मतलब x86 का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये बेटा सुन ले आप कि कंप्यूटर बना 1940s में। तो उस वक्त वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, थोड़ा बहुत एक दो कंप्यूटर थे। फिर 1950s में डेवलपमेंट हुई। फिर 1960s में सारे के सारे मुल्कों के जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल हो गए थे कि छोटा मोटा अपने कंप्यूटर बना सकते थे। तो उन्होंने अपने अपने रिसोर्सेस के मुताबिक अपने अपने कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए, अपने अपने आर्किटेक्चर बनाने शुरू कर दिए। ये 60s की बात है। फिर 70s में तो बहुत ज्यादा मुल्क थे, उन्होंने अपने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए। हर किसी ने अपना अपना आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ। तो फिर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि कोई एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसको सब लोग फॉलो करेंगे। फिर वो मिल के बैठे, उन्होंने इस बात के ऊपर काम किया और एक आर्किटेक्चर बनाया। ये 1980s की बात है। 1980s में उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया जिसका नाम x86 आर्किटेक्चर रखा गया। x86 ये बेसिक लेआउट प्रोवाइड करता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और ये एक स्टैंडर्ड बन गया पूरी दुनिया के लिए कि अब आर्किटेक्चर जो फॉलो करेंगे तमाम के तमाम लोग अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर, वो x86 आर्किटेक्चर होगा। ये बताएगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जाती है, किस तरीके से एडिशन की जाती है। इससे रिलेटेड जितनी मेथोडोलॉजीज हैं वो इसी आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद। फिर डेवलपमेंट तो खत्म नहीं हुई, डेवलपमेंट हुई तो फिर X186 आ गया, फिर X286 आ गया, फिर X386 आ गया, फिर 486, 586, ठीक है। तो फिर पेंटियम 1 आ गया, पेंटियम 2 आ गया, पेंटियम 3 आ गया, पेंटियम 4 आ गया, पेंटियम 5 आ गया। फिर अब आपको पता है कोर टू डू और चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो आर्किटेक्चर वो बेसिक बेटा वही है, उसके अंदर ये सारी की सारी इन्हांसमेंट्स हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जब नई आ जाती है तो पुरानी खत्म हो जाती है, बल्कि ऐसी होती है कि नई के अंदर उसको भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि पुरानी भी रहती है और जो नई उसके अंदर चीज है वो भी उसमें एम्बेड कर दी जाती है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुरानी एंड न्यू होता है, तो पुरानी चीज खत्म नहीं हो रही होती है।
तो इसलिए x86 आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है, और बेटा इस वक्त भी x86 आर्किटेक्चर ही होता है, इसको बोला जाता है, और हम आपको x86 आर्किटेक्चर ही पढ़ाते हैं। ये जो बुक्स लिखी हुई हैं ये भी x86 आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो इसलिए इसने ये x86 प्रोसेसर फैमिली का कहा कि ये जो आपके पास x86 प्रोसेसर्स की सीरीज है, यानी फैमिली मींस के पुराने भी और नए सारे मिल मिला के सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो ये फैमिली है उसमें जो प्रोसेसर है उसकी क्या सिचुएशन है। उसमें जो पहला है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करनी है। तो यहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं इस प्रोसेसर में और ये कितने हैं और क्या इनकी फंक्शनैलिटी है। पहला जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये आपने जर्नल में इसने लिखा है लेकिन ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे वो रजिस्टर्स जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। कभी एड्रेसेस स्टोर कर लेते हैं, कभी डाटा स्टोर कर लेते हैं, कुछ और आपने स्टोर करवाना हो तो ये उसके लिए भी अवेलेबल होते हैं। ये आपके प्रोसेसर के अंदर 8 रजिस्टर होते हैं जनरल पर्पस, और हर एक का जो साइज है वो 32 बिट होता है, ठीक है। और इसमें ECX, ESI और ये जो EDI, these are the names of the registers जो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है सेगमेंट रजिस्टर्स। ये 6 होते हैं आपके प्रोसेसर के अंदर, सेगमेंट रजिस्टर 6 होते हैं, और हर एक रजिस्टर का जो साइज है वो 16 बिट होता है। 16 बिट के 6 रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, और इनका काम डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस को स्टोर करना, सेगमेंट्स को स्टोर करना, जिनको बाद में कंबाइन करते हुए एक एड्रेस बनाया जा सकता है। तो ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे पार्ट्स जो हैं उनको स्टोर करने के लिए ये वाले रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। ये बेटा जो है ये एक टेबल सा उसने बनाया है जिसमें मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वो बात कर रहा है, यानी बात वही है लेकिन समराइज किया गया है। उसके बाद है बेटा फ्लैग रजिस्टर्स। ये जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं ना, ये आपके पास एक ही होता है और 80 बिट्स का होता है ये फ्लैग रजिस्टर। हाँ, ई फ्लैग, सॉरी बेटा, फ्लैग रजिस्टर जो होता है ये 64 बिट का होता है, और हर एक जो बिट है वो किसी एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये भी एक ही रजिस्टर होता है और ये 48 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब इनकी जो बिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हम सबकी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक रजिस्टर, ये जब मैथ वगैरह यूज होता है तो उसमें बड़ी बड़ी जो आपके पास कैलकुलेशंस हैं उसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज को हैंडल करने के लिए ये रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। और ये जो आपके पास 8 रजिस्टर होते हैं और हर एक का साइज 80 बिट्स होता है। ये साइज बड़ा इसलिए है कि हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं तो उनको भी हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसकी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं इन रजिस्टर्स की, ताकि बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो है उसको भी हैंडल करते हुए वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सके। उसके बाद कंट्रोल रजिस्टर्स, ये जो आपके पास कंट्रोल रजिस्टर होता है ये 16 बिट रजिस्टर होता है और एक ही पाया जाता है, और डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चीजों को कंट्रोल आपने किस तरीके से करना है,
ये उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसके बाद स्टेटस रजिस्टर्स, ये आपके पास एक ही होता है और 16 बिट का ये भी होता है, और इसका फंक्शन जो है specifies the status of different situations of the computer and requirements. उसके बाद ये आपके पास कुछ स्टेटस रजिस्टर्स भी हो गए, और ये है ई फ्लैग रजिस्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक ही रजिस्टर होता है और 16 बिट का होता है, और वो ई फ्लैग रजिस्टर होता है। तो उनमें उस रजिस्टर की हर एक बिट जो है वो किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उनमें से कुछ बिट्स की क्या सिचुएशंस हैं वो आपकी बुक में ये दिया गया है। वैसे तो सारी की सारी जो बिट्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन फिर इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है आपके पास ये जो 16 बिट्स हैं उनमें से एक बिट की बात हो रही है, ट्रैप फ्लैग। जब ये बिट सेट कर दी जाती है, causes an interrupt after execution of each instruction, this is used for debugging. ये ऐसी बिट होती है कि जब इसको सेट कर दिया जाता है तो causes an interrupt after execution, हर एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के बाद ये अलाउ करती है कि अब दूसरी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि जब ये सेट कर देते हैं तो ये अलाउ करती है कंप्यूटर को कि जब कोई इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरप्ट भेज के अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकती है। उसके बाद इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, जब ये सेट कर दी जाती है तो प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो प्रोसेसर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस से रिलेटेड इंटरप्ट्स हैं उनको अलाउ कर देता है कि वो अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता है। ऊपर वाले में ट्रैप फ्लैग में बेटा ये था कि एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ करना, और इसका पर्पस क्या है कि जो एक्सटर्नल आपके पास डिवाइसेस लगी होती हैं जब वो इंटरप्ट भेजती हैं तो जब ये सेट कर दी जाती है तो उनके इंटरप्ट को हैंडल कर लिया जाता है और उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने इंटरप्ट भेज करके अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकती हैं। उसके बाद है डायरेक्शन फ्लैग, डिटरमिन्स वेदर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट। हाँ, ये आपके पास जब जब रजिस्टर्स यूज होते हुए जैसे कि DISI रजिस्टर्स हैं, तो जब वो यूज हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये अलाउ करती है ये वाली बिट कि वो जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंक्रीमेंट अपनी ही वैल्यू के अंदर, जो उनके अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसमें इंक्रीमेंट करें या ना करें, ताकि नेक्स्ट प्रोसेसिंग के बारे में पता लगाया जा सकते। तो वो आपके पास डायरेक्शन फ्लैग है। उसके बाद आपके पास है IO privilege flag, when set causes the processor to generate an exception on all accesses to IO devices। तो वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, क्या वो एक्सटर्नली आपके प्रोसेसर को एक्सेस कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, इस बात की प्रिविलेज IO डिवाइसेस को प्रोवाइड करने के लिए ये बिट सेट की जाती है। उसके बाद है रिज्यूम फ्लैग, allows the programmer to disable
debug exception so that the instruction can be restarted after the debug exception without immediately causing an other debug exception। तो resume flag ये करता है कि allow करता है कि जब वो different instructions को परफॉर्म कर रहा हो तो उस वक्त किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन को हैंडल करते हुए ताकि वो डिफरेंट किस्म के एरर्स उसमें से रिड्यूस कर सके, रिमूव कर सके। तो इसके लिए रिज्यूम फ्लैग यूज किया जाता है। उसके बाद अलाइनमेंट चेक एक्टिवेट्स इफ ए वर्ड और डबल वर्ड इज एड्रेस्ड ऑन ए नॉन वर्ड और नॉन डबल वर्ड बाउंड्री। अलाइनमेंट चेक इस बात को अलाउ करता है, एक्टिवेट करता है कि जो आपके पास बाउंड्रीज पे मींस के बाहर से कोई अगर वर्ड आके तो उसमें कोई चेंज करना चाहता है तो उसको अलाउ करने के लिए अलाइनमेंट चेक लिखा जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन फ्लैग। अगर ये फ्लैग सेट कर दिया जाता है तो वो बताता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, उसकी आईडी क्या है, क्या क्या किस फैमिली से वो ताल्लुक रखता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंडर फैमिली एंड मॉडल। तो इस सिस्टम के अपने बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह जो है गेट करने के लिए अलाउ करता है अगर ये वाली फ्लैग जो है वो सेट कर दी गई हो तो। काफी है फैसल, यहां तक की तैयार कर लो, ठीक है। एक छोटा सा रह गया है, हाँ बस, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट में। सर इसको वो अपलोड कर दीजिएगा सर। अब सर आप कह रहे थे मैं टॉपिक लिख के दूंगा सर। हाँ टॉपिक लिख के भी दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में वो भी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक ठीक।